अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कि डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस को हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन समझ लो या एग्जाम्पल समझ लो, जो भी आप लोग समझो। दे रखा है अपने बिहेव ऑफ वाटर ड्रॉप इन एयर। दरअसल ये क्वेश्चन ये होता है कि एक वाटर ड्रॉप एयर के अंदर है तो वो किसकी तरह बिहेव करती है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करती है कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है या फिर ट्रांसपेरेंट स्लैब की तरह बिहेव करती है, ये अपने को बताना है। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग। देखो ध्यान दीजिएगा, बिहेव ऑफ वाटर ड्रॉप इन एयर, खासकर मेडिकल वाले ध्यान दें क्योंकि उनके लिए बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, बिहेव ऑफ वाटर ड्रॉप इन एयर। वाटर ड्रॉप है किसमें है, एयर में। ये हमने क्या बनाई, एक वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप हमने बनाई। बाहर की तरफ क्या है, एयर, अंदर क्या है, वाटर। ये वाटर हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। इधर से देखो एक लाइट रे यू इंसिडेंट हुई और एक लाइट रे यू इंसिडेंट हुई। ये लाइट रे हमने इसकी नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है। ये सेंटर पॉइंट हो गया। यदि सेंटर पॉइंट से हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं यूं, तो वो सरकमफेरेंस पे बताओ परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है। इधर से इस सेंटर से इधर की ओर भी एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ये भी क्या होगी, यहाँ पर नॉर्मल होगी। इस ये देखो, ये सरकमफेरेंस हो गई और ये सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करेगी लाइन, वहां पर परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है जी। इधर से एक लाइट रे आ रही है, बाहर क्या है, एयर, अंदर क्या है, वाटर। तो एयर तो क्या होगी बताओ, रेयर होगी। किसके लिए, लाइट रे के लिए। लाइट रे के लिए एयर जो है वो रेयर होगी, वाटर जो है वो क्या हो गया, डेंस हो गया, डेंस हो गया। तो ये लाइट रे स्ट्रेट जाने की बजाय यहां से बताओ डेविएट होएगी कि नहीं होएगी, इसका रिफ्रैक्शन होएगा कि नहीं होएगा, रिफ्रैक्शन होएगा तो बताओ ये नॉर्मल की ओर बेंड होएगी कि नहीं होएगी, तो ये इधर की ओर नॉर्मल की और यहां पर बेंड होएगी। देखो गौर करना, इसको कैसे जाना चाहिए था, बिल्कुल यूं स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये रेयर से डेंस में जाते टाइम पर, रेयर से डेंस में जाते टाइम पर ये डेंस की, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। किसकी ओर बेंड हो जाएगी बेटा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। आगे बढ़े। ये वाली लाइट रे देखो गौर करना, यहां पर ये देखो रेयर से किस में जा रही है, डेंस में। रेयर से डेंस में जाते टाइम पे स्ट्रेट जाने की बजाय क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो ये भी इधर की ओर बेंड हो जाएगी। फिर देखो आगे फिर से यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ, क्योंकि यहां से एग्जिट होते टाइम पे फिर से इसका रिफ्रैक्शन होएगा, रिफ्रैक्शन होएगा तो फिर से क्या बना दो, एक नॉर्मल। ये नॉर्मल हमने बना दिया और ये देखो यहां पर भी क्या बना दिया, एक नॉर्मल हमने बना दिया। अब देखो गौर करो यहां पर कि ये लाइट रे यहां पे डेंस से किसमें जा रही है, रेयर में। डेंस से रेयर में जाते टाइम पे और नॉर्मल की और बेंड होती है कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बेंड, तो नॉर्मल से ये वाला नॉर्मल है यहाँ पर, तो इससे दूर बेंड होएगी, इधर यूं दूर बेंड होएगी, तो ये किधर की ओर बेंड हो जाएगी बताओ, यूं। क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद में ध्यान देना कि ये यहां से फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो स्ट्रेट जाने की बजाय क्या हो जाएगी बताओ, ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, तो यूं बेंड होएगी। मुझे एक बात बताओ, लाइट रे जो है वो कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है, कन्वर्ज ये हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब ये कैसे लेंस की तरह बिहेव कर रही है। ये दरअसल देखो मिरर की तरह बिहेव नहीं कर रही है, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, लेंस की तरह। लाइट रे आर पार जा रही है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन थोड़ा ना हो रहा है, तो ये लेंस की तरह बिहेव कर रही है, और वो भी कैसे लेंस की तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। किसकी तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रही है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह ये बिहेव कर रही है। और जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। आप लोगों ने दो टाइप के लेंस पढ़े होंगे, ये तो क्या होता है, कॉन्वेक्स, ये तो क्या होता है भाई, कॉन्वेक्स, दो लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज। और ये क्या होता है, कॉनकेव, जो लाइट रेज को क्या करता है बताओ, डाइवर्ज करता है भाई। तो ये बताओ कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रही कि नहीं कर रही। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगी।
क्लियर है? यदि एयर में वाटर ड्रॉप होती है तो वो वाटर ड्रॉप लाइट रेज के लिए किसकी तरह बिहेव करती है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है। यदि यही यहां पर लाइट रेज की बजाय साउंड वेव्स होती, क्या होती है बेटा? साउंड वेव्स होती। साउंड वेव्स ये होती तो साउंड वेव्स के मामले में क्या होता है? उल्टा होता है। साउंड वेव्स के मामले में बाहर एयर में तो स्पीड देखोगे ना साउंड वेव्स की, तो वो 332 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेट होती है, और वाटर के अंदर देखोगे तो 1450 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेट होती है। मतलब साउंड वेव्स की वेलोसिटी वाटर में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो वाटर जो होता है वो एयर के रेस्पेक्ट में साउंड वेव्स के लिए क्या होता है? डेंस, रेयर होता है। क्या होता है? रेयर। रेयर होता है तो साउंड वेव्स के लिए मामला उल्टा हो जाता है। इसके लिए तो देखो लाइट वेव्स के लिए ये तो क्या है? रेयर, और ये वाटर क्या है? डेंस। लेकिन साउंड वेव्स के मामले में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है। तो उस कंडीशन में साउंड वेव्स के लिए कॉन्वेक्स की बजाय किसकी तरह बिहेव करेगी? बताओ। कॉनकेव की तरह बिहेव करेगी। याद रह जाएगा? कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या दिया जा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट दिया जा रहा है बिहेव ऑफ एयर बबल इन वाटर। देखो ये यहां पर एयर बबल है। एयर बबल देखा आप लोगों ने? एक स्ट्रो लेके पानी में फूंक मारो तो अंदर क्या बनता है? एयर बबल बनता है। सभी को पता है? ठीक है जी। ये बाहर की तरफ क्या है? वाटर है भाई। ये हो गया वाटर, और ये अंदर क्या है इसके? एयर है। इसके अंदर एयर है। तो वाटर जो होगा वो तो क्या होगा बताओ? डेंस होगा। किसके लिए? लाइट रेज के लिए। साउंड वेव्स के लिए नहीं। किसके लिए? लाइट के लिए। ये डेंस होगा और ये क्या होगा बताओ? एयर। क्योंकि ये क्या है? एयर है। क्लियर है भाई? ये क्या हो गया? सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहां पर बताओ नॉर्मल बना दे हम लोग? सेंटर से सरकमफेरेंस पे बनाया गया। सेंटर से सरकमफेरेंस पे बनाई गई लाइन क्या होती है हमेशा? तो ये नॉर्मल बना दिया हमने। इस पे क्या इंसिडेंट करी? दो लाइट रेज। इधर से भी एक लाइट रे इंसिडेंट करी और इधर से भी एक लाइट रे इंसिडेंट करी। जब आपको कुछ ना कहा जाए तो लाइट रे मान के चलोगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। बोले सर एग्जाम में तो कुछ पता नहीं रहेगा, एग्जाम में तो वेव और ऑप्टिक्स दोनों आएंगी, तो वहां पे क्या सेलेक्ट करेंगे? वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि वो लाइट वेव्स के लिए पूछ रहा है कि साउंड वेव्स के लिए पूछ रहा है। यस और नो? तो ये क्या है? लाइट वेव्स। क्या है भाई? लाइट वेव्स। कैसे जाना चाहिए था इसको? सीधा। सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। लेकिन ये डेंस से किस में ट्रेवल कर रहा है बताओ? रेयर में। जब ये डेंस से रेयर में ट्रेवल कर रहा है तो बताओ क्या होएगा? डेंस से रेयर में ट्रेवल कर रहा है तो यूं स्ट्रेट जाने की बजाय इस नॉर्मल से कैसे दूर बेंड होएगा? तो ये यहाँ पे यूं बेंड होएगा, ये भी यहां से यूं बेंड होएगा। दूर बेंड हो रहा है? ठीक है। फिर यहां पर फिर से क्या बना दिया हम लोगों ने? नॉर्मल। ये इधर वाला नॉर्मल हो गया और ये इधर वाला नॉर्मल हो गया। कैसे जाना चाहिए था इसको? स्ट्रेट। लेकिन ये रेयर से किस में जा रही है? डेंस में। रेयर से डेंस में जा रही है। रेयर से डेंस में। डेंस में जा रही तो नॉर्मल की और बेंड होएगी। मतलब यूं जाती हुई किधर बेंड होएगी? यूं। बोलो को डाउट? ये भी यूं जाती हुई किधर बेंड होएगी? नॉर्मल की और, तो यूं बेंड होएगी। बताओ कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज हो रही है भाई। डाइवर्ज हो रही है तो किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ? डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगी। डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगी। जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगी। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ ए वेक्टर इक्वल टू, क्या दे रखा है? इफ ए वेक्टर इक्वल टू 6√3 i कैप, 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस 10 k कैप। और ये जो ए वेक्टर है ये यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर दो अलग अलग मीडियम है। इससे ऊपर का मीडियम अलग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया जा रहा है? √2। इससे नीचे का रिफ्रैक्टिव मीडियम अलग है, वो मीडियम अलग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है? √3। और जो जेड एक्सिस है, जो जेड एक्सिस है वो इन दोनों मीडियम्स पर क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों मीडियम को मिलाने वाली ये जो सरफेस है उस सरफेस पे क्या है भाई? परपेंडिकुलर है।
हमें रिफ्रैक्शन एंगल यहां पर पूछा जा रहा है। इसके लिए थोड़ा सा अपने को वेक्टर का भी नॉलेज होना चाहिए। ये वेक्टर किसको बता रहा है बताओ? इंसिडेंट रे को बता रहा है। लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है ऊपर वाले मीडियम से, ठीक है। देखो गौर करना, सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, किधर से इंसिडेंट हो रही है अभी पता लग जाएगा। ए वेक्टर इक्वल टू कितना है 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस 10 k कैप। आप इंसिडेंट रे का एंगल पता कर लो। क्या पता कर लो? इंसिडेंट रे का एंगल किससे? जेड एक्सिस। इंसिडेंट रे का एंगल पता कर लो किससे? जेड एक्सिस से। ये वेक्टर किसको बता रहा है? इंसिडेंट रे को। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, गौर करना, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ जेड एक्सिस, विथ जेड एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन पढ़े आप लोगों ने? वेक्टर में आता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन में? जेड एक्सिस से जो एंगल होता है उसको जनरली किससे लिखते हैं? गामा से। किससे लिखते हैं? गामा से। किसी भी वेक्टर का जेड एक्सिस से जो एंगल होता है उसको हम लोग गामा से लिखते हैं। एक्स एक्सिस साथ में एंगल होता है उसे अल्फा से, वाई एक्सिस वाले को बीटा से, जेड एक्सिस वाले को गामा से। किसी वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल पता करना हो तो क्या लिखेंगे? कोस गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। याद है क्या? कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लिया अपने पास में, थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे आर वेक्टर है, ये है आई कैप प्लस √2 जे कैप माइनस के कैप, ये इतना है, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है बेटा। इस आर वेक्टर का एंगल आप लोग एक्स एक्सिस से पता करना चाहते हैं। किससे पता करना चाहते हैं? एक्स एक्सिस से। तो कोस एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एक्स अपॉन आर। ये आर के फॉर्म में तो आर एक्स अपॉन आर हो जाएगा, वो ए की फॉर्म में था तो एक्स अपॉन ए लिख दिया था। तो देखो गौर करना, कोस एल्फा इक्वल टू किससे एंगल पता कर रहे हैं? आर वेक्टर इक्वल टू इतना दे रखा है, इस आर वेक्टर का एंगल पता कर रहे हैं किससे? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से एंगल पता करें तो कोस एल्फा इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर। आर एक्स तो कितना हो जाएगा? जो आई कैप के साथ में है वो आर एक्स है, तो वो क्या हो गया? 1। आर क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यस और नो? तो ये आर की जगह क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 का मतलब 60 हो गया क्या? 60 डिग्री। क्लियर है भाई? जैसे इस आर वेक्टर का आपको एंगल चाहिए वाई एक्सिस के साथ में। किसके साथ में चाहिए? वाई एक्सिस के साथ में। तो वाई एक्सिस साथ में फाइंड करो, कोस बीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर। आर वाई अपॉन आर। आर वाई बोलो कितना है? √2। जो जे कैप के साथ में वो आर वाई है, और आर क्या हो गया इसका पूरे का मैग्नीट्यूड? 2। कितना हो गया? 1/√2। कितना हो गया बताओ? बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 45। कोस गामा इक्वल टू, कोस गामा क्या हो गया बताओ मुझे? इस आर वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ में एंगल। क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? आर जेड अपॉन आर। आर जेड अपॉन आर। आर जेड कितना है बताओ? -1 और आर कितना हो गया? 2 हो गया भाई। 2 हो गया तो -1/2। तो गामा इक्वल टू 120 डिग्री। बोलो समझ में आया क्या? अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। कहा जा रहा है ए वेक्टर जो है ये वाला दे रखा है, हम इसका एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं किसके साथ में? जेड एक्सिस के साथ में। क्या हो जाएगा? कोस गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन जे, ए जेड अपॉन ए। क्लियर है बेटा? बताओ ए जेड बताओ कितना होएगा? -10 अपॉन ए। अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या? बोलो आप लोग एक बार, कितना होएगा? ए जेड इक्वल टू 6√3 का क्या करोगे? स्क्वायर प्लस 8√3 का क्या करोगे? स्क्वायर प्लस 10 का क्या करोगे? स्क्वायर, और इसका क्या करोगे? अंडर रूट। 20 बनेगा ये? बिल्कुल ये 20 बनेगा। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, इसको ऐड करोगे स्क्वायर करके तो 400 बनेगा। 400 का अंडर रूट 20 हो जाएगा। तो ए जेड कितना हो गया? 20 माइनस हाफ हो गया कि नहीं हो गया? तो गामा इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री। कोस गामा इक्वल टू माइनस हाफ है तो गामा इक्वल टू क्या हो गया? 120 डिग्री। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 120। जेड एक्सिस से 120, थोड़ा सा ध्यान से, जेड एक्सिस से 120 बना रहा है।
अब जेड एक्सिस से 120 बना रहा है तो चाहो तो इधर की ओर 120 पे बना दो और चाहो तो इधर की ओर 120 पे बना दो, रिफ्रैक्शन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मन में मर्जी है उधर बना दो। वैसे कंसेप्चुअली करेक्ट तब होएगा जब इधर की ओर आप लोग 120 पे बनाओगे, इधर की ओर 120 पे बनाओ, क्योंकि एंगल किसका आ रहा है? पॉजिटिव का। एंगल किस में आ रहा है? पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेगी एंगल कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज मेजर करेगी एंगल कैसे होते हैं? नेगेटिव। यस और नो? तो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बोलो? 120 का एंगल बना रहा है। कौन? इंसिडेंट रे। तो देखो ये इंसिडेंट रे आप लोग इधर की ओर यूं बनाओ, ये क्या होगी? इंसिडेंट रे। ये क्या होगी बताओ? इंसिडेंट रे होगी। ये होगी इंसिडेंट रे। इधर से रे इंसिडेंट हो रही है, इधर से कितना एंगल बना रही है बताओ? 120 डिग्री का एंगल बना रही है। बताओ किसी को कोई एतराज हो तो बोलो। हवा लगी आपको? इधर बनाए गए एंगल कैसे होते हैं? पॉजिटिव। उधर बनाए गए एंगल कैसे होते हैं? नेगेटिव। हालांकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तुम उधर की ओर भी 120 बना दोगे तो भी आंसर सेम ही आएंगे। जैसा रिफ्रैक्शन इसके लिए होगा वैसा रिफ्रैक्शन इसके लिए भी होगा कि नहीं होगा? ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ में एंगल कितना हो गया बताओ? 60 डिग्री। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो गया बोलो? 60 डिग्री। तो इसे बताओ इंसिडेंट एंगल बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? अब हमें क्या पता करना है बताओ? आर। ये क्या हो गया? देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। इसका क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है तो ये डेंस हो गया। डेंस हो गया तो किधर की ओर बैंड होएगी? नॉर्मल की ओर बैंड होएगी। एंगल कितना हो गया? आर, जो कि अपने को फाइंड करना है। क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बोल दो। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो गौर करना, स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या करोगे? इधर का म्यू इधर का थीटा इक्वल टू उधर का म्यू उधर का थीटा, इधर का म्यू √2, इधर का थीटा साइन 60 इक्वल टू इधर का म्यू √3 और साइन r। कोई डाउट हो तो बोलो। √2 साइन 60 कितना होता है? √3/2 इक्वल टू √3 साइन r। √3 से √3 निपटाओ, सॉरी √3 निपटाओ, तो ये √2/2 1/√2 हो गया। 1/√2 हो गया, मतलब r इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, फाइंड नेट डेविएशन एंगल। फाइंड नेट डेविएशन एंगल बाई गिवन ट्रांसपेरेंट स्फीयर। ट्रांसपेरेंट स्फीयर। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं है कि इसका म्यू 1 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका म्यू जो है अपने को दे रखा है। बस यहाँ पे ट्रांसपेरेंट से मतलब मेरा ये है कि इससे होके लाइट ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है। सेंटर पॉइंट इसका क्या है? O है। इस पे एक लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पर? अल्फा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। आपको बताना है कि इसका नेट डेविएशन एंगल कितना होगा इस स्फीयर से। बोलो, बता सकते होगे? बताया तो जा सकता है। देखो गौर करो, सबसे पहले तो गौर करना यहाँ पर कि जब ये यहाँ से इंसिडेंट होएगी, बाहर की तरफ क्या है? एयर, और इसका कुछ ना कुछ म्यू दे रखा है। इसका मतलब ये डेंस तो होएगा। ये डेंस तो होएगा। एयर से मतलब वैक्यूम में लेके चलना है। एयर से मतलब क्या लेके चलना है? वैक्यूम। ठीक है भाई? तो यहां पर देखो ये वैक्यूम हो गया, ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई मीडियम हो गया। अब एयर के रेस्पेक्ट में हर एक मीडियम क्या होएगा? डेंस होएगा। वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हर एक मीडियम क्या होएगा? डेंस होएगा। तो जो लाइट रे है यहां से जब यूं ट्रेवल करेगी तो यूं स्ट्रेट ट्रेवल करने की बजाय, यूं स्ट्रेट ट्रेवल करने की बजाय नॉर्मल की और बैंड होएगी। तो ये नॉर्मल की और बैंड होगी भाई। कोई डाउट हो तो बोलो। ये वाला एंगल क्या हो गया बताओ? आर। ये वाला एंगल आर। फिर इधर की ओर एक नॉर्मल बना दो, यहां पर यू नॉर्मल बना दिया। गौर करना, ये एंगल कितना है? आर। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना? 90। ये आर है, ये 90 है। ये कुछ ना कुछ हो गया कि नहीं हो गया? ये जितना होगा वो भी, ये वाला भी उतना ही होगा कि नहीं होगा? ये सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये आर हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कुछ ना कुछ एंगल मतलब जो भी होगा कितना हो जाएगा? 90 - r हो जाएगा। 90 - r। इसका इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? 180। तो ये 90 - r। ये 90 - r, तो ये भी 90 - r। ये 90 - r, तो ये वाला कितना हो जाएगा? r हो जाएगा।
देखो एक छोटे से पॉइंट के लिए कभी आप लोग कैलकुलेशन मत करिएगा, उसको डायरेक्ट ही लिखना है ना। हालांकि मैं चाहूँ तो तुम लोग कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि इधर से एल्फा पे इंसिडेंट होकर आर पर रिफ्रैक्ट हो रही है, एल्फा पर इंसिडेंट होकर आर पर रिफ्रैक्ट हो रही है, यस और नो? तो आर इधर आर पर इंसिडेंट होएगी, इधर आर पे कितने, आर पे क्या हो रही है? इंसिडेंट। तो फिर पक्की बात है कि एल्फा पर रिफ्रैक्ट होएगी यहां से। समझ रहे हो क्या? क्या समझे कि इधर एल्फा पर इंसिडेंट होकर आर पे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इधर आर पर इंसिडेंट होकर एल्फा पर क्या होएगी? रिफ्रैक्ट होगी। बिल्कुल इसका उल्टा होएगा। चाहो तो आप लोग मैथ लगा सकते हो थोड़ी बहुत स्नेल से, मान लिया इसको थीटा मान लिया एक बार के लिए, क्या मान लिया? थीटा। इधर का क्या हो जाएगा? इधर के लिए क्या हो जाएगा? 1 स्नेल लो लगाओ यहां पर, 1 साइन एल्फा क्या हो जाएगा? 1 साइन एल्फा इक्वल टू म्यू साइन आर, इक्वल टू म्यू साइन आर। इधर लगाओ, यहां पर स्नेल लो लगाओ, क्या हो जाएगा? म्यू साइन आर, म्यू साइन आर, म्यू साइन आर इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो 1 साइन एल्फा तो 1 साइन एल्फा हो ही जाएगा। इस म्यू साइन आर की जगह पर आप लोग इधर से क्या लिख सकते हो? 1 साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू एल्फा हो गया कि नहीं हो गया? थीटा इक्वल टू एल्फा। तो इसके लिए कभी आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है हर बार क्या कि एल्फा पर इंसिडेंट होकर आर पर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो पक्की बात है कि आर पर इंसिडेंट होकर एल्फा पर रिफ्रैक्ट होएगी। ये टाइम इसमें कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है भाई? आगे ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा यहां पर। इसको एंगल को भी थोड़ा छोटा लिख दूंगा मैं। ये एंगल कितना हो गया? एल्फा। पूरा एंगल की बात हो रही है, किसकी भाई? पूरे एंगल की। पूरा एंगल कितना हो गया? एल्फा। अपने को क्या पूछा जा रहा है? नेट डेविएशन एंगल। क्या पूछा जा रहा है? नेट डेविएशन एंगल। गौर करना, इसको कैसे जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये यू डेविएट हो गई। तो ये बताओ यहां पर डेविएशन एंगल del 2 हो गया कि नहीं हो गया? डेविएशन एंगल del 2। बोले सर del 1 कहां पर है? ये रहा। कैसे जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। तो ये बताओ डेविएशन एंगल del 1 हो गया कि नहीं हो गया? del 1 हो गया। तो नेट डेविएशन एंगल के लिए क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर बताओ ये किधर घूम रही है? क्लॉकवाइज। ये del 1 से कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। तो ये del 1 क्लॉकवाइज, समझ रहे हो? ये del 2 कैसे घूम रही है बताओ? क्लॉकवाइज। तो बताओ ये del 2 क्लॉकवाइज। क्लियर? यहां पे ध्यान देना, del 1 प्लस आर इक्वल टू एल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? del 1 प्लस आर इक्वल टू एल्फा। तो del 1 इक्वल टू एल्फा माइनस आर। क्लियर? फिर इधर देखो, यहां पर ये वाला देखो, गौर करो, ये del 2 है। कितना है? del 2। तो ये वाला कितना हो जाएगा? del 2। ये del 2 तो ये del 2। del 2 प्लस आर, del 2 प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया? del 2 प्लस आर इक्वल टू एल्फा। तो del 2 इक्वल टू एल्फा माइनस आर। कोई डाउट? तो del नेट इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखोगे? इसकी जगह क्या लिखोगे? एल्फा माइनस आर। इसकी जगह भी क्या लिखोगे? ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे। यदि इनमें से एक भी उल्टा होता तो क्या करना पड़ता? बड़े वाले में से माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करना पड़ता? माइनस करना पड़ता। लेकिन ये तो सिंपली एक डायरेक्शन में, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो ये कितना हो गया बताओ? 2 एल्फा माइनस 2 आर। लेकिन आर तो अपने को दिया ही नहीं गया है, आर अपने को दिया नहीं गया है। जो येलो वाला है वही पोर्शन गिवन है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा लो? स्नेल्स लॉ लगा लो। क्या लगा लो? स्नेल्स लॉ। क्या हो जाएगा? 1 साइन एल्फा, 1 साइन एल्फा इक्वल टू म्यू साइन आर, म्यू साइन आर। कोई डाउट हो तो बोलो। इधर का एंगल, इधर का म्यू, इधर का थीटा इक्वल टू इधर का म्यू, इधर का यही करें? यस सर। बताओ क्या चाहिए अपने को? आर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई म्यू साइन एल्फा, और ये साइन इनवर्स तो लिखना था ना, तो आर इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स,
समझ रहे इस बात को? ये इतना हो जाएगा, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा का तो 2 अल्फा माइनस 2, आर कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/म्यू साइन अल्फा। कोई डाउट हो तो बोल दो। आंसर बताओ, हवा लगी क्या? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई खिचखिच हो तो बोलो। इसी में एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान देना कि बाई चांस ये क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं, जो अपने को क्वेश्चन दिया गया था उसके आंसर आ चुके हैं। यदि यहां पर ऐसा होता, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल अल्फा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, यदि ये वाला एंगल वेरी स्मॉल होता तो आर भी ऑटोमेटिकली क्या होता, वेरी स्मॉल होता, और वेरी स्मॉल होता तो ये साइन अल्फा को तो क्या लिख देते, अल्फा लिख देते, क्या लिख देते, अल्फा, और म्यू का तो म्यू, साइन आर को क्या लिख देते, आर लिख देते, तो आर इक्वल टू क्या हो जाता, अल्फा बाई म्यू हो जाता। समझ रहे हो क्या? यदि ये एंगल बहुत छोटा होता तो अल्फा बहुत छोटा होता तो आर भी बहुत छोटा होता। तो ये एंगल बहुत छोटे होते तो साइन अल्फा की जगह तो क्या पुट कर देते, अल्फा, साइन थीटा को थीटा लिखते, तो इसकी जगह अल्फा और इसकी जगह क्या हो जाता, आर हो जाता, तो आर इक्वल टू अल्फा बाई म्यू हो जाता कि नहीं हो जाता? आर इक्वल टू अल्फा बाई म्यू हो जाता, तो देखो डेल नेट कितना हो जाता, डेल नेट, ये 2 अल्फा का तो क्या हो जाता, 2 अल्फा माइनस 2 का क्या हो जाता, 2, और इस आर की जगह क्या हो जाता बताओ, अल्फा बाई म्यू, तो ये क्या हो जाता, 2 अल्फा म्यू माइनस 1 बाई म्यू। समझ रहे हो क्या? म्यू माइनस 1 बाई म्यू, तो इतने इसके आंसर आ जाते। ये अपने को पूछा नहीं गया था लेकिन मैंने बता दिया है। अपने आंसर कौन से वाले हो गए, ये वाले। क्लियर है बेटा? ये आंसर हो गए। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया था, लेकिन जितना पूछा गया था उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपन ने यहाँ पर बना दिया है। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कि ये एंगल कितना है, अल्फा, और ये एंगल कितना है, बीटा। ये एंगल दिया गया था अल्फा, ये एंगल कितना दिया गया है, बीटा, तो नेट डेविएशन एंगल बताओ। अब बताओ, बहुत सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्या पूछा गया, अल्फा, ये क्या दिया गया, अल्फा, ये क्या दिया गया, बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, ये आर है तो ये आर है। एग्जाम में दिया गया था कि ये अल्फा है, ये बीटा है, तो नेट डेविएशन एंगल बताओ, तो ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा, तो ये बीटा, ये बीटा, तो ये अल्फा, तो इस कंडीशन में ये वाला डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और ये वाला डेविएशन एंगल अल्फा माइनस बीटा, तो वहां पर आंसर क्या आ जाएंगे, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। खत्म बात। लेकिन वो इतना सिंपल क्वेश्चन करवा के तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चों का टाइम कैसे खराब कर देते समझ रहे मेरी बात को? तो शायद आप लोग समझ गए होगे, है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, फाइंड म्यू टू एंड थीटा। म्यू टू और थीटा अपने को फाइंड करने इस सिचुएशन में। सिचुएशन अपने सामने है कि ये वाला जो रीजन है इन दोनों लाइंस के बीच में, उस रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू टू, म्यू 1 इक्वल टू 2 है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। इसका कितना है, म्यू 2, इसका कितना है, √2। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, उससे होके एक लाइट रे यूं पास हो रही है, आपके सामने है। इसके भी कुछ एंगल अपने को दे रखे हैं। हमें पूछा जा रहा है कि एक तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है और एक क्या बताना है, ये वाला थीटा बताना है। बताओ सोल्व करें। क्या होएगा, देखो गौर करना, यहाँ पर ये वाला एंगल कितने डिग्री है बताओ, 60 डिग्री। क्या ये इंसिडेंट एंगल है यहाँ पर? ये इंसिडेंट एंगल नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या बनाओ, यहाँ पर एक नॉर्मल, थोड़ा सा सावधानी से करना भाई। ये नॉर्मल है, ये 60 डिग्री, तो नॉर्मल ये बनने वाला एंगल कितना हो जाए, 30 डिग्री। और नॉर्मल से जो एंगल होता है, नॉर्मल से जो एंगल होता है वही क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, तो ये 30 डिग्री। फिर देखो गौर करना, ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल तो बताओ पैरेलल है कि नहीं है? तो ये 60, तो बताओ ये वाला ऑटोमेटिकली 60 हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दो, इसको नाम दे दो चाहो तो P, Q, R और S। Q पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दो। किस पर भाई, Q पॉइंट पर। क्या होता है स्नेल्स लॉ, इधर का म्यू इधर का थीटा इक्वल टू उधर का म्यू उधर का थीटा। इधर का म्यू कितना, 2, इधर का थीटा कौन सा, साइन 60, 30। इंसिडेंट एंगल लिखना है, नॉर्मल से एंगल लिखना है, तो ये 30 इक्वल टू उधर का म्यू, म्यू 2 इंटू उधर का थीटा,
उधर का थीटा बताओ कितना, 60, साइन 60। नॉर्मल से एंगल लिखना है हमेशा, इधर का म्यू इधर का थीटा इक्वल टू उधर का म्यू उधर का थीटा करते टाइम पे, ठीक है भाई, साइन 60। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 1/2, और ये कितना है 2, बट्टा 2 को हटा दो, तो म्यू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 1/sin 60 हो गया, 1/sin 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना हो गया 2/√3। एक आंसर आ गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास में आ गया भाई। कोई डाउट हो तो बोलो। हवा लग रही है, ठीक है जी। अब देखो यहां पर ये 60 डिग्री जो है, ये बताओ अपने आप में इंसिडेंट एंगल है कि नहीं है, ये नॉर्मल से बनने वाला एंगल ही है और ये इंसिडेंट एंगल है। अब गौर करना यहां पर कि ये वाला थीटा है, ये वाला कितना है 90, तो ये वाला कितना बचा, क्या ये 90 माइनस थीटा यहां पर इंसिडेंट एंगल है? हाँ मतलब सॉरी सही है, सही है, तुमने भी आंसर सही बताया, हालांकि मेरे गलत बोलने के बावजूद आपने आंसर सही बताया। क्या ये रिफ्रैक्शन एंगल है यहाँ पर? yes, sir। ये रिफ्रैक्शन एंगल है क्या? yes, ये वाली तो क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये क्या होगी, नॉर्मल। तो ये वाला एंगल बताओ जो होगा वो रिफ्रैक्शन एंगल है कि नहीं है? yes, इधर का म्यू इधर का थीटा इक्वल टू उधर का म्यू उधर का थीटा। कौन से पॉइंट पे लगा रहे हैं, आर पॉइंट पे हम लोग लगा रहे हैं भाई स्नेल्स लॉ। इधर का म्यू 2/√3, 2/√3, इधर का म्यू लिख दिया, इधर का थीटा साइन 60, कोई डाउट? इक्वल टू उधर का म्यू, दूसरी साइड का म्यू कितना है, √2, तो ये √2 और फिर साइन थीटा, साइन एंगल ये वाला लिखोगे, आर पॉइंट पे लगा रहे हैं हम लोग, आर पॉइंट के अलावा बाकी सब मोम आया है अभी। तो इधर का म्यू इधर का थीटा इक्वल टू उधर का म्यू उधर का थीटा, उधर का थीटा कितना 90 माइनस थीटा। कोई डाउट? कितना हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 से ये पूरा ही कैंसिल हो गया, इस √2 को इधर ले, तो 1/√2, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दे रखा है और कहा जा रहा है इफ इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे retrace its path, retrace its path, then find I आपको फाइंड करना है। बहुत ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, एक क्या दे रखी है, प्रिज्म दे रखी है। प्रिज्म समझते हो? अभी के लिए मान लो यूं मान चलो ग्लास ब्लॉक दे रखा है। क्या दे रखा है, ग्लास ब्लॉक, इस टाइप का ट्रायंगुलर एक ग्लास ब्लॉक दे रखा है। अब इसका जो एक सरफेस है उसको क्या करा गया है, सिल्वराइड करा गया है, मतलब उसको क्या करी गई है, पॉलिश करी गई है, पॉलिश करी गई है। इसके लिए ये वाला एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री, ये वाला एंगल क्या दे दिया, 90 डिग्री। इधर से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और अपने पाथ को क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। तो इसके लिए आपको क्या बताना है, आई बताना है। क्या बताना है, आई। अरे बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखो पाथ को रिट्रेस करने का मतलब यूं जा रही है अंदर, फिर उसी पाथ पे वापस आ रही है। अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब ये यहां पर आकर 90 पर इंसिडेंट होए। यदि ये 90 पर इंसिडेंट होएगी, यदि ये 90 पर इंसिडेंट होएगी तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। कोई डाउट हो तो बोलो। ये 30, ये 90, तो ये कितना हो गया बताओ, 60, तो ये कितना हो गया 30। स्नेल्स लॉ लगाओ, बहुत ही छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। देखो इधर का म्यू इधर का थीटा इक्वल टू उधर का म्यू उधर का थीटा। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहे। इधर बाहर एयर है तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया। और फिर साइन आई कि नहीं आई, ठीक है, इक्वल टू उधर का म्यू, इस पॉइंट पे लगा रहे √2 साइन 60 डिग्री 30 डिग्री। ध्यान रखना एंगल किससे लिखना है, नॉर्मल से, साइन 30 डिग्री। तो साइन आई इक्वल टू √2 साइन 60 1/2 कितना हो गया 1/√2,
आई इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। कर सकते हो। बस आप लोग डायग्राम देख के ना घबराओ, उसके लिए क्वेश्चन बता दिया। ऑप्टिक्स की जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करे थे और उसमें कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज वाले क्वेश्चन में उतने ज़्यादा एडवांस नहीं है, हालांकि एडवांस है। फर्स्ट क्वेश्चन एडवांस लेवल का नहीं है, फिर आगे वाले जो क्वेश्चन है वो तो थोड़े अच्छे लेवल के हैं। ठीक है बेटा, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, वाटर इज फिल्ड इन ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ लाइट इमिटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बेस, वो जो सिलेंडर है उसके बेस के सेंटर से कुछ लाइट इमिट हो रही है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है या फिर कोई लाइट सोर्स वगैरह हो सकता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द बेस इमिट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ सिलेंडर, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट बेस। देखो क्या सिचुएशन है, मैं आपको एक बार डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं कि इसमें कहा जा रहा है कि यूं एक सिलेंडर है भाई, ये क्या हो गया बेटा, एक सिलेंडर हो गया। ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपने को 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई लाइट सोर्स भी हो सकता है, तो इसको ऑब्जेक्ट नाम दे दूं मैं। ठीक है जी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या लाइट सोर्स है। अब कहा जा रहा है कि इससे जो इमिटेड लाइट है और इसमें क्या भरा हुआ है वाटर, इसमें फिल करा गया है वाटर। जब वाटर के लिए बोला जा रहा है इसका मतलब इसके लिए म्यू इक्वल टू कितना होएगा 4/3। वाटर का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को डायरेक्ट भी याद होने चाहिए। क्वेश्चन में यदि वाटर दे दिया तो फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद को 4/3 लिखना है। क्वेश्चन में यदि ग्लास दे दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको खुद को 3/2 लिखना है। ठीक है बेटा, तो इनके आपको याद होने चाहिए। वाटर के लिए 4/3। अब यहां से एक लाइट इमिट हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जो लाइट है ये यहां सिलेंडर के किसी एक कॉर्नर से इमिट हो रही है। भाई कहां से इमिट हो रही है, सिलेंडर के एक कॉर्नर से। यहां से एक लाइट स्टार्ट हुई और इसके एक कॉर्नर से इमिट हो रही है। 3D में सोच के देखो, वैसे 3D में सोच के देखिएगा कि यहां से आने वाली लाइट कहां से होके, कॉर्नर से होके। यू सिलेंडर है, सिलेंडर के सेंटर से क्या आ रही है, लाइट आ रही है और वो कॉर्नर से होके इमिट हो रही है। तो आपको बताना है कि इसकी एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ कितनी होगी। हाइट के बजाय क्या कह सकते हैं, डेप्थ कह सकते हैं। बात एक ही कि इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी। इधर से इसको कोई यदि कोई ऑब्जर्वर देखे तो इस ऑब्जर्वर को ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डेप्थ पर दिखाई देगा। इसकी एक्चुअल डेप्थ तो कितनी है बताओ 4 सेंटीमीटर। कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि सिलेंडर जो है उसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। इसकी अपने को एपरेंट डेप्थ बतानी है। क्या बतानी बेटा, एपरेंट डेप्थ आपको फाइंड करनी है। बताओ कर सकते हो क्या। देखो गौर करना, आप लोग समझिएगा, सोल्व करें भाई। देखो यहां पर ये क्या बना दिया हम लोगों ने, एक नॉर्मल। ये क्या बना दिया, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। यहां पर देखो ये क्या था, डेंस। ये क्या था, डेंस। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन की कंडीशन बनती है। देखो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाली एक लाइन ड्रॉ करी, ऊपर का मीडियम क्या है, रेयर है। नीचे का मीडियम क्या है, डेंस है, डेंस है। इधर से एक लाइट रे यूं आई और यहां से रिफ्रैक्ट होके यूं चली गई, तो बताओ ये रेयर में हो गया कि नहीं हो गया। और ये डेंस में है कि नहीं है। अब इसको तुम चाहे कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, मुझे ये बताओ। इसको कुछ भी करो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं, कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसे इसको चाहे कैसा भी मीडियम से फिल करो, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो ये डेंस था, ये पूरा पूरा मीडियम क्या था, डेंस था। ये क्या था, रेयर था। इधर डेंस से आई और किस में चली गई, रेयर में चली गई। इस मीडियम में तुम इस जगह पे चाहे इस क्वाड्रेंट में चाहे तुम कुछ भी फिल करो और इस जगह पे आप लोग चाहे कुछ भी क्यों ना फिल करो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो। ठीक ऐसा ही सीन यहाँ पर है। ये तो क्या है, डेंस, ये क्या है, रेयर। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि नॉर्मल इसको लिया जाए कि इसको लिया जाए, तो सीधा सिंपल यू नॉर्मल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया, डेंस, ये क्या हो गया, रेयर। अब देखो आगे, ये नॉर्मल हो गया, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नॉर्मल होगी, तो बताओ ये वाला एंगल बताओ इंसिडेंट एंगल हो गया कि नहीं हो गया। ये रायता तो उठा देते हैं इधर से,
जो फैला दिया है। तो यहां पर देखो ये वाला एंगल क्या हो गया, आई हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। और ये वाला एंगल क्या हो गया बताओ, रिफ्रैक्शन एंगल है। नॉर्मल से होता है एंगल तो हमेशा। अब ये वाली जो लाइट रे है, गौर करना, ये ऑब्जर्वर वैसे तो कहां पर है, यहां पर मैंने बना दिया है, लेकिन ऑब्जर्वर दरअसल कहां होगा, यहां पर होगा। समझ रहे हो इस बात को। ये वाली जो डिस्टेंस वगैरह होते हैं, इन्हें क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल ही मान के चलते हैं। जहां पे रिफ्रैक्टेड लाइट जारी है, जहां पर रिफ्रैक्टेड लाइट जारी है, वहीं पर क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर होता है। हालांकि दोनों के लिए ऑब्जर्वेशन लगभग सेम से ही रहेंगे। किसके लिए, यहां वाले के लिए और इधर साइड वाले के लिए, दरअसल इनके लिए ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, सेम से रहेंगे। इसमें एक चीज होती है, थोड़ा सा देखो गौर करना, यदि ये वाली हाइट, गौर करना आप लोग ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये पोर्शन आगे आएगा अपने, ये वाली हाइट काफी ज्यादा है और ये काफी क्या है, कम है, ये काफी कम है, तो उस कंडीशन में यहां से ऊपर से यहां से ऑब्जर्वेशन और थोड़ा साइड से ऑब्जर्वेशन लगभग क्या होते हैं, सेम से ही होते हैं। और यदि इसका और इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसका और इसका ऑर्डर सेम है, तो उस कंडीशन में जो साइड से जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं वो अलग होते हैं और ऊपर से जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं वो अलग होते हैं। समझ रहे हो क्या? जैसे इसमें देखोगे होता क्या है, इसमें थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, जब क्वेश्चन में डिस्कस चल ही रहा है तो, कि मान लिया आप लोग यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में यूं वर्टिकली ये शिफ्ट होता दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, वर्टिकली शिफ्ट इसमें ऑब्जर्व होता है कि अच्छा लगता है जैसे इधर की ओर शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये ही थोड़ा यूं साइड में पूछ जाए, मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसमें तो देखो गौर करना, ये इस लाइन पे था ये ऑब्जेक्ट, और इस लाइन में ऊपर से एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर इसको यहां से देखे, ऑब्जर्वर इसको यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, ये वाली जो डिस्टेंस x है और ये वाली जो डिस्टेंस y है वो थोड़े से सेम से ऑर्डर की हैं, तो उस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें दो टाइप की शिफ्टिंग देखने को मिलती है। एक शिफ्टिंग किधर की ओर देखने को मिलती है, इधर की ओर, मतलब थोड़ा तो ये यूं दिखाई देगा और फिर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर ये दिखाई देगा, उसमें ऊपर वाला शिफ्ट भी देखने को मिलता है, इधर वाला शिफ्ट भी देखने को मिलता है। ये अभी अपना यहाँ पर डिस्कस का टॉपिक नहीं है। अभी हमारे को सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने को सिर्फ यहाँ पे कौन सा शिफ्ट कंसिडर करना है, वर्टिकल शिफ्ट। सिर्फ कौन सा शिफ्टिंग कंसिडर करना है इसमें, वर्टिकल शिफ्ट। हालांकि क्या इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होएगा, बिल्कुल होएगा। कैसे, क्योंकि ये कितना रह गया 4, ये कितना रह गया 3, और देख किधर से रहा है, इधर से, तो इसमें इधर की ओर भी इसको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा और ऊपर की ओर भी इसको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है भाई? लेकिन अपने को यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या कंसिडर करना है बताओ, वर्टिकल शिफ्ट यहाँ पे कंसिडर करना है। ये आई हो गया, ये क्या हो गया आर, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर को तो बताओ ये इधर से आता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इधर से आती हुई ये रे दिखेगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो यहां पर है वो ऑब्जेक्ट बताओ यहां पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट की क्या होगी, एपिरेंट पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट की क्या होगी, एपिरेंट पोजीशन। कोई डाउट? ये इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा यहां पर, या फिर यूं कहें कि इमेज हो गया, क्योंकि देखो रिफ्रैक्टेड रे, क्या भाई, रिफ्रैक्टेड रे जहां से आती हुई फील होती है वहां पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इसको आप लोग इमेज भी एक बार के लिए बोल सकते हो, नहीं तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट की ये क्या होगी, एपिरेंट पोजीशन। समझ रहे हो इस बात को? तो ये वाला जो है, ये वाला क्या हो गया, एच एपिरेंट, क्या हो गया, एच एपिरेंट। यस और नो? एच एपिरेंट। और ये जो यहां तक का है पूरा वो क्या हो गया, एच एक्चुअल। यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा जो है वो क्या हो गया, ये इतना क्या हो गया बताओ, एच एक्चुअल। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब देखो यहां से देखो, गौर करना, ये वाला एंगल यदि आर है तो ये वाला एंगल भी बताओ आर हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला आर तो ये वाला आर। क्लियर है भाई? यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर टेन थीटा फाइंड कर सकते होगे। देखो टेन आर फाइंड करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। टेन आर फाइंड करोगे, टेन आर का कोई फायदा होएगा? देखो इधर ध्यान दो, यहां से साइन आर फाइंड करो। क्या फाइंड करो भाई, साइन आर। साइन आर क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो परपेंडिकुलर तो देखो कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, और हाइपोटेनियस कितना हो गया बताओ। देखो ये हाइपोटेनियस 3 का स्क्वायर प्लस एच ए पी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस एच ए पी का अंडर रूट। बोलो क्लियर है भाई। साइन आर हो गया, यहां से हम लोगों ने साइन आर फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इधर से क्या फाइंड कर लो, साइन आई फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, साइन आई। साइन आई, साइन आई किधर से फाइंड कर सकते हो, चाहो तो इधर वाले ट्रायंगल से फाइंड कर लो, चाहो तो इधर वाले से फाइंड कर लो, बात तो एक ही है। साइन आई देखो परपेंडिकुलर अपॉन ये सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर तो कितना हो गया 3, ये 4 है, ये 3 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकेंड। साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू जा अपॉन म्यू आर। यही होता है सनेल्स लो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू जा अपॉन म्यू आर। तो साइन आई बोलो 3/5, साइन आर बोलो 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस एच ए पी का इसका स्क्वायर का अंडर रूट। साइन आई की वैल्यू यहां से पुट कर दी, साइन आर यहां से पुट कर दिया। म्यू जा किसमें रही है बताओ, एयर में। जा किसमें रही है, एयर में। कितना हो गया 1। आ किससे रही है, किससे, वाटर से। कितना हो गया 4/3। 3 कहां चला जाएगा ऊपर, कोई डाउट। 3 से क्या हो गया 3 का आंसर। ठीक है भाई। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस एच ए पी का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 15/4। कोई डाउट। दोनों साइड में स्क्वायर कर दे, कितना हो गया 9 प्लस एच ए पी का स्क्वायर इक्वल टू 225/16। कोई डाउट। एच ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 225/16 माइनस 9। एलसीएम कितना आ जाएगा 16। अरे यस और नो। 225 माइनस 144/16 कितना बनेगा ये, देख लो। 81 बनेगा क्या, 81 बन रहा है ये, तो फिर तो अंडर रूट भी आसानी से हो जाएगा। एच ए पी इक्वल टू 9/4। 9/4 कितना हो गया 2.125 हो गया क्या, 2.25 सेंटीमीटर। ये इसकी एपिरेंट डेप्थ हो जाएगी। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। एक क्वेश्चन करें, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगले वाला, आप लोग करके बताना। देख